चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ठीक है। संश्लेषित रेशे वे होते हैं जो मानव के द्वारा कारखानों में बनाए जाते हैं। ठीक है। अलग अलग फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं ये रेशे, इसलिए इन्हें संश्लेषित रेशे या फिर मानव निर्मित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशों को सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। ठीक है। बेसिकली जो फाइबर होता है, रेशे होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो प्राकृतिक रेशे होते हैं। ठीक है। जैसे कि ऊन हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, और ये सब जो पशुओं अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं तथा पौधों से भी प्राप्त होते हैं, कपास आदि, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक रेशे भी कहते हैं। ठीक है। और जो मानव निर्मित रेशे होते हैं, ये फैक्ट्रियों में ही बनाए जाते हैं। ठीक है। इसी कारण इन्हें संश्लेषित रेशे या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ओके। चलिए, कृत्रिम रेशे जो हैं, इनको बनाने का सबसे पहला विचार जो आया था, ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने इस बात का वर्णन अपनी एक पुस्तक में किया था जो सन 1664 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है। और ये कृत्रिम जो रेशे बनने स्टार्ट हुए, सिंथेटिक फाइबर जो बनना शुरू हुआ, इसका औद्योगिक रूप से भारत में सन 1950 से बनना आरंभ हुआ था। ठीक है। चलिए, सिंथेटिक फाइबर के बारे में अभी हमने समझा। अब समझते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है। ठीक है। जो प्लास्टिक होता है वो संश्लेषित अथवा अर्ध संश्लेषित कार्बनिक ठोस पदार्थों के बड़े समूह का एक नाम होता है। ठीक है। बहुत से संश्लेषित अथवा अर्ध संश्लेषित कार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं। ओके। चलिए, अब आगे समझते हैं क्या बताया गया है बुक में। ठीक है। हाँ, अभी जो मैंने आपको बताया था कि रेशे दो प्रकार के होते हैं, वही इसमें बताया गया है कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्राकृतिक रेशे, जैसे कपास, ऊन, रेशम, ये सब पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। तथा जो दूसरे प्रकार के होते हैं, ये संश्लेषित रेशे होते हैं। ये मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। इन्हीं कारण से इन्हें संश्लेषित रेशे, मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। ठीक है। एक श्रृंखला आप देखिए कि कैसे संश्लेषित रेशा बनता है। ठीक है। एक संश्लेषित रेशा भी एक छोटी इकाई को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। ठीक है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है, जिसे बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। जो पॉलीमर है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है तथा यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जो है वो पॉली तथा दूसरा शब्द है MER अर्थात मर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। पॉली का अर्थ होता है अनेक तथा मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई। अर्थात इस प्रकार पॉलीमर का जो अर्थ होता है वो बहुलक, बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। अर्थात जो पॉलीमर होता है, जिसे पॉलीमर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बहुलक कहते हैं, ये बहुत सी एकल इकाइयों के दोहराने से बनता है। ठीक है। चलिए, संश्लेषित रेशों के प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार है रेयान। ठीक है। हम 7th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है तथा इसकी खोज जो हुई थी वो चीन में हुई थी तथा इसे लंबे समय तक छिपा के रखा गया था। ठीक है। रेशम का कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी बनावट काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के अनेक प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी, काष्ठ का मतलब लकड़ी होता है, लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। ठीक है। यद्यपि जो रेयान था, प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया गया था, अर्थात लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया गया था। यह एक मानव निर्मित रेशा है। ठीक है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। ठीक है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। ठीक है। चलिए, फिगर में आप देख सकते हैं कि रेयान से निर्मित वस्तु किस प्रकार की दिखती है। ये कालीन है और गलीचा दिखाया गया है। ठीक है। अब अगली हेडिंग पढ़ते हैं। पहला सिंथेटिक फाइबर हमने रेयान पढ़ा, दूसरा है नायलॉन। ठीक है। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल
अर्थात पौधे या जंतु से प्राप्त किया गया जो प्राकृतिक कच्चा माल है, इसके बिना किसी उपयोग के बनाया गया था। ठीक है, इसका जो निर्माण किया गया था वो कोयले, जल और वायु से किया गया था। तथा यह जो था नायलॉन जो था, यह प्रथम पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, संश्लेषित रेशा था प्रथम ये। ठीक है, नायलॉन रेशा ये प्रबल होता है, प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ का अर्थ होता है लचीला होता है, और ये हल्का भी होता है। ठीक है, यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। ठीक है, नायलॉन से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, जो हमें हमारे डेली बेसिस पे काम आती हैं। जैसे मोजे बनाए जाते हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं, तथा ब्रश बनाए जाते हैं। घरों पे पर्दे बनाए जाते हैं। ठीक है, जो दरवाजे पे लगते हैं, तथा इसका प्रयोग जो पैराशूट बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं पैराशूट बनाने में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिगर में देख सकते हैं। चलिए तीसरा सिंथेटिक फाइबर का टाइप पढ़ते हैं। पहला था रेयान, दूसरा था नायलॉन, तथा ये तीसरा जो है ये पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। ठीक है, ये दोनों होते हैं, तीसरे प्रकार में आते हैं। पॉलीएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, यह सपाट रहता है और सरलता पूर्वक घुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। ठीक है, ध्यान रखिए कि टेरिलीन जो होता है ये एक प्रकार का लोकप्रिय पॉलिएस्टर ही है। ठीक है, इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। ठीक है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। याद रखिए कि टेरेलिन और ये दूसरा पेट होता है, पॉलीएथिलीन टरफेलेट। ठीक है, ये दोनों एक प्रसिद्ध पॉलीएस्टर हैं। ठीक है, ये काफ़ी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के उत्पाद के निर्माण हेतु किया जाता है। ठीक है, चलिए एक्रेलिक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम जो सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा जो साल या कंबलों का प्रयोग करते हैं, इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं, ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे कंबल होते हैं, स्वेटर होते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर से ही बनाया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक ऊन काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, और जो ये सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है इसे एक्रेलिक कहते हैं। ठीक है, याद रखिए टेरेलिन के कपड़े बनाए जाते हैं तथा पेट के भी कपड़े बनाए जाते हैं, और जो एक्रेलिक होता है इससे ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ठीक है, देखिए प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ठीक है, ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं। ठीक है, चलिए सिंथेटिक फाइबर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या इनके गुण होते हैं। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये शीघ्र जल्दी सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, सस्ते होते हैं, तथा ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, और इनका रख रखाव काफ़ी आसान एवं सुविधाजनक भी होता है। ठीक है, चलिए प्लास्टिक के बारे में समझते हैं। प्लास्टिक जो होता है ये संश्लेषित रेशों की तरह एक बहुलक ही होता है। ठीक है, पॉलीमर होता है। ओके, ध्यान रखिए कि सभी प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार से नहीं होती है। कुछ में ये रेखीय होती है, तथा कुछ में ये एक तिर्यकबद्ध अर्थात क्रॉस बॉन्ड के द्वारा होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्लास्टिक की सभी वस्तुएं संभव आकार और साइजों में उपलब्ध होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कुर्सियां, बाल्टी, जग या फिर बाइक आदि में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, अर्थात इसे रिसाइकिल किया जा सकता है। मतलब अगर टूटी फूटी प्लास्टिक है तो इसका गला कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, इसे रंगा जा सकता है और पिघलाया भी जा सकता है। इसे बेलकर चद्दरों में ढाला जा सकता है। ठीक है, टीन शेड आती है कुछ प्लास्टिक की, तथा इसके तार भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली तारों के ऊपर प्लास्टिक की एक कोडिंग होती है, आप देख सकते हैं। ये प्लास्टिक के कुछ टाइप्स हैं वो पढ़ते हैं। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत अर्थात इनका आकार परिवर्तित हो जाता है, सरलता पूर्वक मुड़ जाते हैं, इन्हें थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, इनका उपयोग खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। ठीक है,
दूसरा पॉलीथीन का प्रकार पढ़ते हैं, प्लास्टिक का, माफ़ी चाहूँगा। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तन के हत्थे आदि बनाने के काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, चलिए प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जैसे कोई भी धातु है उसे जब खुले में रख देते हैं, अर्थात नमी या वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, तो उसमें जंग लग जाती है। लेकिन जो प्लास्टिक होता है, ये जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संचारण आसानी से नहीं होता, अर्थात इनमें जंग नहीं लगती। ठीक है, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों की संचयन हेतु भी किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल होता है तथा ये चिरस्थायी होता है तथा इसका रिसाइकिल भी होता है। ठीक है, मतलब खराब प्लास्टिक से आप नए सामान बना सकते हैं, जैसे कुर्सी आदि। ठीक है, तीसरा जो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज है, ये विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात इसमें से विद्युत प्रवाहित तो नहीं होती है, इसीलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं तथा खाना बनाने वाले पात्र के हत्थे भी इससे बने हुए होते हैं। ठीक है, चलिए एक टेबल यहाँ पे बताया गया है कि जो अपशिष्ट के प्रकार होते हैं, इनको वायुमंडल में सड़ने में अर्थात इनका अपघटन होने में कितना समय लगता है। जैसे सब्जी, फलों के छिलके तथा बचा हुआ भोजन 1 से 2 सप्ताह में इसका अपघटन होता है, अर्थात ये वायुमंडल में पुनः मिट्टी के रूप में मिल जाते हैं तथा अपघटित हो जाते हैं। जो कागज होता है 10 से 30 दिन का समय लेता है। सूती कपड़ा होता है, ये मिट्टी में अगर पड़ा रहे तो 2 से 5 महीने लगते हैं इसके अपघटन में। तथा जो लकड़ी होती है 10 से 15 वर्ष। ऊनी वस्त्र होते हैं, लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे जो होते हैं, इन्हें लगभग 100 से 500 वर्ष का समय लगता है अपघटन में। जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार के प्लास्टिक हैं, इनके अपघटन होने में काफ़ी अधिक समय लगता है, लगभग 1000 साल या 2000 साल। ठीक है, इसीलिए प्लास्टिक का जो कचरा है, इसका इसका निपटारा करना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ठीक है, चलिए, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो यह पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में भारी मात्रा में विषैली गैस निकलती है, उत्सर्जित होती है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। ठीक है, चलिए प्लास्टिक कचरे के बारे में अभी मैंने इसके आगे बताया है। ठीक है, आपको वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, अब एक बार पूरे चैप्टर की समरी समझते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में बताया गया है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जो बहुलक कहलाते हैं, अर्थात पॉलीमर कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। ठीक है, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे अर्थात सिंथेटिक फाइबर पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में ही बुना जा सकता है। ठीक है, संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयान, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोग में किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर के वृहत निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयान, नायलॉन, पॉलीएस्टर और एक्रेलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिर स्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, और इसी की वजह से चारों तरफ प्लास्टिक का कचरा भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं है। जलाने पर यह विषैली गैस उत्पन्न करता है। भूमि पर डाल देने पर इसके अभ्रष्ट होने में कई वर्ष लगते हैं। ऐसा इसकी जैव अनिम्नीयकरणीय प्रकृति के कारण होता है। ठीक है,